गुड इवनिंग गाइस। कैसे तबीयत? पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ? एक जीके का क्वेश्चन बताता हूँ। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, पता? अभी तुम्हें नहीं लग रहा क्या बढ़िया बारिश हो रही, मौसम मौसम मस्त है, फर्स्ट क्लास। हमारा एक इधर रघुनाथपुरा हॉस्टल है, वहां तो यूं आज तो उसमें थोड़ी क्या है कि ज्यादा सिंचाई हो गई। आइए आज देखेंगे, देखे क्या हुआ। वो सड़ गई होगी थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है भाई। प्लांट तो देखो प्राकृतिक रूप से ही होता है, पौधे तो प्राकृतिक रूप से होते हैं। हमने लगभग लगभग प्रवर्धन पढ़ लिया था। हमने कल जो चीजें पढ़ी थी, जैसे स्टोलन का उदाहरण था पुदीना, स्ट्रॉबेरी था रनर, और सकर्स में अलग अलग तरीके के सकर्स। सकर्स के अंदर जैसे गुलदाउदी है, केला है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल का वैसे स्लीप से होता है, और खजूर को कहते हैं ऑफशूट। कल हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे थे, तो टिश्यू कल्चर का जो पूरा चक्र हमने पढ़ा था, उसके अंदर 5 स्टेज थी। मल्टीप्लीकेशन नहीं, पहली थी इनिशिएशन, मल्टीप्लीकेशन, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन और एक्लाइमेटाइजेशन। क्या था? तो कल हमने एक लाइन लिखना चाह रहे थे, एक्स प्लांट। क्या लिख रहे थे? उसमें लाइन लिख ली थी आप लोगों ने, क्या लिखा था? पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए हम लोग लेते हैं, उसे कहते हैं एक्स प्लांट। क्या कहते हैं? इसमें दूसरा बिंदु अब लिखना है आपको, जिससे हम लोग कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी 3 पॉइंट हम लिख रहे हैं 12वीं किताब के अनुसार। टोटी पोटेंसी लिखो और उसमें एक लाइन लिखो, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है, लिखो, एक कोशिका की। हाँ, टोटी पोटेंसी में लिखना। पहला पॉइंट तो एक्सप्लांट लिख लिया था, दूसरा पॉइंट पहला लिखा था ना कल एक्सप्लांट लिखा था, दूसरा लिखो टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब है एक कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता। एक कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा कि एक कोशिका जो होती है वो कैसे पूरे पौधे में बदल जाती है, उसे हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, उस कोशिका में निहित क्षमता। तो एक कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। एक तो ये याद रखना। एक पॉइंट बेटा अगला है शीर्ष विभाज्योतक। तीसरा पॉइंट है इसमें शीर्ष विभाज्योतक। अब देखो क्या होता है ये शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। अब ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, देखो क्या होता है, मतलब हम टिश्यू कल्चर के लिए पौधे का कोई भी भाग लेते हैं, नहीं लेते? पत्ते ले रहे हैं, कोई क्या ले रहे हैं, शीर्ष विभाज्योतक भी हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए लेते हैं। ज्यादातर शीर्ष विभाज्योतक किस लेते हैं? जैसे ये पौधा है, इस पौधे में जो ऊपर के उत्तक होते हैं ना, यहाँ वाले जड़ में भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, जो अभी नई नई वृद्धि कर रहे हैं, जो नई नई कोशिकाओं को जो है एक तरीके से पैदा कर रहे हैं, यहाँ से कोशिका विभाजन बहुत फास्ट हो रहा है, पौधा बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम जो है ये, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शीर्ष विभाज्योतक है, ये भी शीर्ष विभाज्योतक है। सबसे ज्यादा एक्सप्लांट के रूप में पौधे का यही भाग लिया जाता है। इसके पीछे कारण है, इस भाग को वायरस संक्रमित नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता? वायरस संक्रमित नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत फास्ट होता है, और कोशिका विभाजन यहाँ इतना फास्ट होता है कि ये वायरस को वहां पे जो इतना स्पीड में नहीं हो, वायरस का विभाजन इतना नहीं होता, कोशिका विभाजन हो जाता है, क्योंकि वही भाग ग्रोथ कर रहा है, प्लांट को वही तो बड़ा कर रहा है ऐसे। और यहाँ पे हमेशा आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन हार्मोन।
तो ऑक्सिन हार्मोन हमेशा पौधे के शीर्ष भाग में ही बनता है। ऑक्सिन यहाँ बनता है, फिर वो प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट होता है। तो ऑक्सिन की सांद्रता यहाँ सबसे ज्यादा होती है, जो वायरस को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपको वायरस फ्री पौधे चाहिए, कैसे पौधे चाहिए, अगर आपको वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने हैं तो पौधे का कौन सा भाग एक्सप्लांट के रूप में लेना पड़ेगा, शीर्ष विभाज्योतक लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको लाइन लिखनी, लिखो शीर्ष विभाज्योतक के आगे लिखना, उसमें क्या लिखोगे, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु, विषाणु मुक्त का मतलब होता है वायरस फ्री, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु शीर्ष विभाज्योतक एक्सप्लांट के रूप में लिया जाता है। विषाणु मुक्त यानी वायरस फ्री पौधे प्राप्त करने हेतु शीर्ष विभाज्योतक एक्सप्लांट, कल पढ़ा था ना, तो एक्सप्लांट के रूप में लिया जाता है। शीर्ष विभाज्योतक एक्सप्लांट या कर्तोतक के रूप में लिया जाता है। विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु शीर्ष विभाज्योतक एक्सप्लांट के रूप में काम लिया जाता है। सही बात। तो प्रश्न आता रहता है, तीनों ही प्रश्न मैंने जो लिखे ये तीनों ही एग्जाम के अंदर आते हैं। एक तो आता है एक्सप्लांट, किसको कहते हैं, तो पौधे का भाग जो हम ले रहे हैं, अगर वही पौधे का भाग अपन शीर्ष विभाज्योतक, जैसे आप तना ले रहे हो, पत्ती ले रहे हो, जड़ ले रहे हो, उसी तरीके से आप क्या ले रहे हो, शीर्ष विभाज्योतक यहाँ से काट के ले रहे हो, तो वो भी एक एक्सप्लांट ही है। लेकिन ये कब लेते हैं, वायरस फ्री। वैसे अपने को वायरस फ्री ही तो चाहिए, तो वायरस फ्री में आप ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत आता है कि वायरस फ्री पौधे प्राप्त करने के लिए पौधे का कौन सा भाग लेंगे, तो और एक कोशिका की पूरे पौधे में विकसित होने की क्षमता क्या कहलाती है, बहुत बड़ी। अब अपन लिखेंगे टिश्यू कल्चर के उदाहरण, कि टिश्यू कल्चर से आजकल कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर हम टिश्यू कल्चर से बड़े स्तर पे हम लोग पौधे जो है हम आज तैयार करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी, आजकल लगभग स्ट्रॉबेरी के सारे पौधे टिश्यू कल्चर के आते हैं। कुछ कुछ पौधे रनर से भी आते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के खूब पौधे आ रहे हैं, टिश्यू कल्चर वाले आते हैं। स्ट्रॉबेरी, पपीता, स्ट्रॉबेरी, पपीता, खजूर के लगभग सब पौधे आजकल जो नए स्तर के आ रहे हैं, वैसे तो ऑफ शूट से लेते हैं, बट खजूर के पौधे आजकल टिश्यू कल्चर से ही मिल रहे हैं, बढ़िया पौधे, अच्छे प्लांट टिश्यू कल्चर से लेते हैं। टिश्यू कल्चर के फायदे भी हैं, देखो, एक तो रोग बीमारी नहीं आती टिश्यू कल्चर वाले प्लांट के अंदर, कम आती है, वायरस वगैरह नहीं आता। दूसरा, अपने को ट्रू टू टाइप प्लांट मिलता है इसमें। कौन सा मिलता है, ट्रू टू टाइप प्लांट अपने को मिल जाता है। जैसे आपने अगर, जैसे ये है खजूर, क्या है ये खजूर, खजूर में नर मादा अलग अलग पौधे होते हैं, पता आपने को। तो अगर आपने इसमें नर से अगर आपने लिया है उत्तक, तो वो नर ही निकलते हैं आगे, मादा से लिया है तो वो मादे निकलती है। तो टिश्यू कल्चर की अच्छी बात है, अगर आप बीज से लगाओगे तो नर भी निकल सकता है, मादे निकल सकता है, सही नहीं है ऐसे। तो अगला लिखो केला, बेटा लिखो केला। केले की एक किस्म है जिसका नाम है ग्रैंड नेने, केले की किस्म है बेटा ग्रैंड नेने, टिश्यू कल्चर से विकसित की गई किस्म है ग्रैंड नेने। ग्रैंड नेने को हम लोग कहते हैं G9, क्या कहते हैं, G9, ग्रैंड नेने मतलब G9, ठीक है। तो केले की वह किस्म जो उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित की गई है, उसका क्या नाम है, ग्रैंड नेने या G9। तो ये पौधे हैं टिश्यू कल्चर। अब प्रश्न आ रखा है, देखो मैं अभी आगे वापस बताऊंगा। खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है ऑफशूट के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, उपयुक्त दोनों सही। ये प्रश्न आ रखा फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, और केले की किस्म भी आ रखी है, तो ऐसा हम ध्यान रखेंगे। तो ये लगभग हमने प्रवर्धन को क्या कर लिया है, प्रवर्धन हो गया है समाप्त। प्रवर्धन दो प्रकार का था, लैंगिक, अलैंगिक। वानस्पतिक कहते हैं अलैंगिक। अलैंगिक प्रवर्धन की 6 विधियां थी। सबसे पहले कौन सी थी, कलम थी, फिर लेयरिंग थी, ग्राफ्टिंग थी, बडिंग थी, विभाजन और उत्तक संवर्धन। सफलतापूर्वक हमने सबको पढ़ लिया। अब कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग कर लोगे, उसको कर लोगे, बढ़िया प्रश्न आएगा, इजी आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब जो भी हमने व्यावसायिक विधियां पढ़ी थी बीच बीच में,
उन सब का एक टेबल बनाएंगे अपन। तो मेरे साथ में लिखना अलग रहेगा, टॉपिक डाल दो व्यवसायिक प्रवर्धन की विधियां, और 5-7 लाइनें अपन लिख लेते हैं, जो मेन काम के पॉइंट थे वो वापस हम लिख रहे हैं। अब मेरे साथ में लिखोगे बेटा, लिखो व्यवसायिक विधियां, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियां, ऐसे लिखो बेटा, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियां, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियां। कॉमर्शियल मेथड कौन कौन से हैं, आप खुद जांचते भी रहना है कि आपको कितना याद रहा, और हम यहाँ लिखते भी रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को लिखना है, शाबाश बेटा, गुड। पहले नंबर पे लिखो लीची। बताओ लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? लीची का होता है एयर लेयरिंग से। किससे होता है? साथ में लिखते जाओ, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को बोलते हैं गुट्टी। क्या कहते हैं? गुट्टी दाब कह रहे थे, शाबाश। एक फल होता है एवोकाडो। क्या होता है? उस एवोकाडो का भी इसी से होता है, तो इसमें लिख लेना भले, हालांकि सिलेबस में नहीं है, एवोकाडो। तो एवोकाडो का प्रवर्धन भी किससे होता है? एयर लेयरिंग। ऐसे एवोकाडो, ऐसे एयर लेयरिंग, ऐसे एवोकाडो, एक से। ठीक है सर, पपीता की गाइनोडायोसिस किस्म बताओ। बेटा मैं बता दूंगा ना, अभी तेरे को चाहिए क्या? अभी चाहिए तो ले ले, रेड लेडी 786, वो गाइनोडायोसिस, ठीक है। बाकी तो सारी किस्में पढ़ाऊंगा तभी बताऊं, सही नहीं? बीच बीच में से देखो, जब ब्याह चल रहा होता है तो ब्याह के गीत ही गाने रहते हैं उसमें। तो जब अपने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यही बात करेंगे, सही नहीं? या तो मैं यूं करूं, लिखो गाइनोडायोसिस वेराइटी, तो लिख ले पहले, मैं बोल रहा हूँ, सही नहीं? या तो पहले वो लिखा दूं तुम्हें, वैसे अच्छी बात नहीं, सही नहीं? तो अब दूसरा लिखो, मुझे तो याद है, तुम मेरी परीक्षा मत लेने की कोशिश करना, समझ गए? और जरूरी नहीं कि मेरे को याद हो ही हो, हालांकि मेरे को याद है, चलो किस्मत अच्छी है कि मेरे को याद है। मेरे को नहीं भी हो तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं, सही नहीं? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें याद करनी, परीक्षा मेरे को देनी है नहीं। किस्मत में पूरी हॉर्टिकल्चर की सारी किस्में याद है मेरे को, बता अभी बोल दूं तेरे, आम से लेके सारे फल से लेके सारी सब्जियां बता दूंगा, नहीं 500-700 किस्में क्रम से बता दूंगा मैं, पूरी हॉर्टिकल्चर की सब किस्में बता सकता हूँ, अभी खड़े खड़े बोल, लेकिन शर्त लगानी पड़ेगी, सही नहीं? तो इसलिए क्या है कि तुम जो कह रहा हो वो करो, अच्छा नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेते, ठीक है, शाबाश। अब लिखो दूसरा, बेटा लिखो चीकू। बताओ चीकू में किससे है? चीकू में है इनार्चिंग। क्या है बेटे? शाबाश, इनार्चिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम जिसको बोल रहे, इनार्चिंग को बोल रहे थे भेंट कलम। चीकू में कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते हैं? खिरनी या रायन? मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, बहुत अच्छा। फिर चलो नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, अगला लिखो बेटा, पपीता किससे होता है? बीज से। कागजी नींबू का भी किससे होता है? बीज से होता है, कागजी नींबू का। इसी प्रकार से फालसे का भी किससे होता है? बीज से होता है। मैंगोस्टीन का भी किससे होता है? बीज से होता है, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन फलों की रानी को कहते हैं। इन सभी का प्रवर्धन व्यवसाय किससे होता है? बीज द्वारा। तो ये व्यवसायिक प्रवर्धन की विधियां आपको अच्छे तरीके से याद रखनी, ठीक है, बीज के द्वारा। चले आगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लिखो, पपीता का आएगा प्रवर्धन किससे होता है? तुम्हें बताना पड़ेगा, बीज से होता है, इस बार भी आ रखा प्रश्न। अगला लिखो, फिर लिखो आगे केला। चौथे नंबर पे लिखो, केले में प्रवर्धन किससे होता है? स्वोर्ड सकर्स। स्वोर्ड सकर्स, सही नहीं है? ये पढ़ा हमने, स्वोर्ड सकर। तो केले में लिखो स्वोर्ड सकर। और एक सकर का वजन भी याद है, 500 से 750 ग्राम। अच्छी बात है, तो ऐसे हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट लिखो, एक तो लिखो यहाँ पे अनार, फिर लिखो अंगूर। अनार अंगूर के अंदर, और अंजीर, अनार अंगूर अंजीर। इसके अंदर मुख्य रूप से याद रखना हार्डवुड कटिंग। क्या याद रखोगे? कठोर कास्ट कलम होती है ना, तो हार्डवुड कटिंग का मतलब है कठोर कास्ट कलम।
हार्डवुड कटिंग का मतलब है कठोर काष्ठ कलम। ये पूरा आपको अच्छे से याद रखना, और उस समय जो मैंने बातें बताई है, उस समय जो भी बताई थी वो ध्यान रखनी थी आपको कि भाई कैसे उदाहरण दे रहे। हाँ, नींबू को ही कागजी नींबू कहते हैं, ठीक है। कागजी नींबू का एक कारण है, ये पतला होता है छिलका। नींबू और कई भांति भांति प्रजातियां, जैसे सिट्रस की कई प्रजातियां होती है, नींबू वर्गीय फलों की कई प्रजातियां, 130 से भी ज्यादा है। दुनिया भर में नींबू वर्गीय फलों की सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। तो अपने जो नींबू है, इसका क्या छिलका बहुत ही पतला होता है, इसलिए कागजी नींबू कह देते हैं अपन इसको। बाकी कई सारी और प्रजातियां हैं, हम पढ़ेंगे, तुम काहे का टेंशन ले। अगला लिखो, यहां तक लिख लिया, गुड। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट्स, अगला लिखो आगे बेर। बताओ बेर में किससे होता है प्रवर्धन? बहुत बढ़िया, रिंग बडिंग या टी बडिंग? रिंग या टी बडिंग? रिंग बडिंग आए तो रिंग बडिंग, नहीं तो टी बडिंग करना उसको, ठीक है। तो बेर का व्यावसायिक प्रवर्धन रिंग बडिंग या टी बडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला लिखो गाइस। बेटा लिख पा रहे हो? शाबाश। आंवला, जामुन और बिलपत्र। आंवला, जामुन और बिलपत्र में क्या है? पेच बडिंग, पेबंद कलिकाएं यानी पेच बडिंग। ऐसे लिख लो इसमें, पेच बडिंग, पेच बडिंग, शाबाश, पेच बडिंग। आंवला, जामुन, बिलपत्र में पेच बडिंग, सही नहीं? अब लिखो नेक्स्ट। ये टेबल बहुत खास, अगर आपको प्रवर्धन में से कुछ नहीं आता तो भी ये टेबल तो आनी चाहिए, क्योंकि इस टेबल से ही काम हो जाता है 80%। अटके मौके यही होता है। अपने प्रवर्धन से खाने की सबसे ज्यादा प्रायिकता रहती है, वो रहती है कि कौन से फल में किससे प्रवर्धन होता है, कौन सी विधि व्यवसाय की, यही आता है। इसलिए ये टेबल लिखा रहा हूं लास्ट में वापस। लिखो नेक्स्ट। बेटा अब लिखो संतरा, संतरा, माल्टा, गुलाब, एक बादाम में भी होता है, याद नहीं रखना एक्स्ट्रा। बादाम का नाम बताओ दे। क्रोनस कम्युनिस, गुड। इस इन सब के अंदर किससे होता है? टी बडिंग। टी बडिंग को कहते हैं शील्ड बडिंग, टी या शील्ड बडिंग। तो इसके अंदर आपको लिखना है टी और शील्ड बडिंग, शाबाश। अगला लिखोगे फिर आराम से। कौन से फ्रूट बच रहे हैं अभी? सेब, नाशपाती। सेब, बताओ कौन सा सेब नाशपाती है? जीबी, जीबी उपरोपण, जीबी या फिर टंग ग्राफ्टिंग, जीबी या फिर, शाबाश, टंग ग्राफ्टिंग। लिखो नेक्स्ट, अमरूद। 10वें नंबर पे लिखो बेटा अमरूद, शाबाश। अमरूद के अंदर है माउंड लेरिंग, है ना। माउंड लेरिंग को और किस नाम से जानते हैं? माउंड लेरिंग को कहते हैं स्टूल लेरिंग, स्टूलिंग या स्टूल लेरिंग, स्टूल लेरिंग या ढेरीदार, बिल्कुल। माउंड लेरिंग या स्टूल लेरिंग या स्टूलिंग, तो अमरूद में व्यावसायिक, ठीक है, बढ़िया। अब लिखो आगे आम। बेटा फिर लिखो आम। देखो आम के अंदर एक दो बातें हैं। एक तो आम में हम बीज से भी लगाते हैं आम को, तो आम के अंदर पहले नंबर पे लिखना बीज। बीज में जो जीवन क्षमता होती है, जीवन क्षमता का मतलब ये कितने दिनों तक इसमें उगने की क्षमता रहती है, तो लगभग 28 से 30 दिन। 28 से 30 दिन कह दो, एक महीना कह दो, या कह दो 4 से 5 सप्ताह। मतलब आम का जो बीज है वो फल से निकालने के 1 महीने तक ही अंकुरित होता है, लगभग ये चांस रहता है। तो उसको कहते हैं जीवन क्षमता, उगने की क्षमता को जीवन क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी में इसको लगा दिया है तो अंकुरण होने में
20 से 25 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 20 से 25 दिन। अंकुरित होने में 20 से 25 दिन का वक्त लगता है। इट टेक्स 20 to 25 days टू जर्मिनेट। जर्मिनेट होने में इसको लगते हैं 20 से 25 दिन। शाबाश। अब लिखो आगे। बाहर ठंड लग रही, गर्मी आती है, कैसा माहौल। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन, सही नहीं? श्वसन की क्रिया होती है कंसिक्वेंटली यहाँ पे। तो पहला आम में क्या लिखा आपने? बीज। बीज में जीवन क्षमता, ये बाहर वाले मना करते हैं कि आवाज है, थोड़ा सा खोल दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पंखा चलाओ, तुम्हें चलाओ। ये पकड़ के क्यों घुमाए? वैसे घूमता है उधर। मेरे को क्या हवा नहीं चाहिए, मेरे को जुकाम हो जाता बहुत जल्दी, गर्मी होती है। बस ये तुम भी क्या याद रखो। तो बीज हो गया। फिर लिखो सेकंड। आम के अंदर दूसरी विधि बता रहा हूं, हमने पढ़ी हुई वही सारी वापस। बेटा दूसरी लिखो इपिकोटाइल। आम की बात कर रहे हैं, आम की। आम में लिखो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल को कहते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग, शाबाश बेटा। ये स्टोन ग्राफ्टिंग जो है, यह है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। लिखो ऐसे, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित, अच्छी बात। महाराष्ट्र के कोंकण। नेक्स्ट लिखो, इसमें तुम्हें याद भी नहीं। अगली बताओ, इनार्चिंग क्या थी? तो इनार्चिंग इसके अंदर भी करी जाती है। इनार्चिंग, तो इनार्चिंग कहाँ फेमस थी? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में फेमस थी, और पुरानी विधि भी, ये सबसे पुरानी विधि, ठीक है, पुरानी विधि। अगला लिखना था वीनियर ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट्स, वीनियर ग्राफ्टिंग सबसे फेमस तो यही है ना, सबसे फेमस बेटा यही व्यावसायिक। सबसे फेमस अगर सारी विधियां दे रखी हो तो यही करनी रहती है, और ये उत्तर भारत में फेमस, खासकर उत्तर भारत। सही क्या हुआ? अगला लिखो। अगले लिखनी सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड का नाम क्या था बेटा? और इन सीटू ग्राफ्टिंग। और ये कहां पर फेमस थी? ये थी पश्चिमी क्षेत्रों में फेमस, पश्चिमी और शुष्क क्षेत्रों में। पश्चिमी और शुष्क क्षेत्रों में फेमस। शुष्क अपने काफी चीजें सीखी, देखो सीखी नहीं सीखी, अपन इतने दिनों से बहुत सारी चीजें सीखी। सर मुझे राजस्थानी भाषा के ग्रंथ याद नहीं होते, कैसे पढ़े? ठीक है बेटा, मेरे को याद है, सब बता दूंगा, सही नहीं? मेरे को ग्रंथ याद है, बता दूंगा। याद होंगे तो बता दूंगा, एक याद नहीं है ऐसे तो। यहां तक डन। ये आम के अंदर मैंने आपको 5 बातें लिखा दी। प्रश्न आ जाए कभी कि आम में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है, तो और 5 ऑप्शन में यानी 4 ऑप्शन में आ जाए इनमें से, तो कौन सी को प्राथमिकता देनी रहती है? विनर ग्राफ्टिंग जो सबसे ज्यादा सफल है। एक दो और लिखो आगे। नेक्स्ट लिखो गाइस, ग्लेडियोलस में किससे होता है? ग्लेडियोलस का फूल बेटा, ग्लेडियोलस के फूल में किससे होता है? कॉर्म से होता है, गनकंद। गनकंद को कहते हैं कॉर्म, CORM, कॉर्म। तो कॉर्म द्वारा होता है ग्लेडियोलस। एक पढ़ा था हमने गुलदाउदी, लास्ट गुलदाउदी, जिसको क्राइसेंथेमम कहते हैं, गुलदाउदी। तो गुलदाउदी का व्यावसायिक प्रवर्धन 2 तरीके से होता है।
एक तरीका तो कौन सा है, हमने पढ़ रखा शाकीय कलम, तुम्हें याद होगा, हमने पढ़ा था ना उसमें, शाकीय कलम का मतलब हर्बेशियस कटिंग। दूसरा आप लोग लिखना उसमें सकर्स द्वारा, सकर्स यानी अंतः बूझतारी। ये दोनों से ही व्यवसाय की गुलदाउदी में, ठीक है, गुलदाउदी में आएगा कि किससे होता है व्यवसायिक, तो ए और बी दोनों सही, ठीक है, शाबाश। तो ये हमने प्रवर्धन, अब प्रवर्धन की विधियां तुम्हें कोई भी पूछे आंख बंद करके तो तुम फटाक से बता दो, नहीं बता दोगे तो इनको कैसे बता पाओगे, दो चार बार 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 पढ़ लोगे। इसी प्रकार से राजस्थान के ग्रंथ भी ऐसे याद होते हैं बार बार पढ़ने से। चले आगे। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, कुछ नहीं पढ़ा। तो ये जो टेबल आपने अभी बनाई है इसको वापस एक सेकंड के लिए रिवाइज करो। हो गया भैया, आवाज फिट है, कोई बात नहीं, लिख लो, देखो लिखना तो रहेगा, पूरा लिखोगे तो याद कर पाओगे। इसको एक सेकंड के लिए रिवाइज करके आप दिमाग में परमानेंट बिठाओ। क्या हुआ, ये मैंने आपको उस समय लिखाया था, वो उस समय इसलिए लिखाया था कि अगर 12वीं का किताब का प्रश्न आपको मिलान करे में आ जाए, जैसे एक प्रश्न आ जाए मिलान करो, तो मिलान करो करोगे तो उस हिसाब से करना जो मैंने वो टेबल लिखा रखी। जैसे मैंने आपको अंजीर में सेमी हार्डवुड कटिंग लिखा रखी होगी और अनार में भी वो लिखा रखी, तो मिलान करो का प्रश्न आए तो वो ध्यान रखना, बाकी आता नहीं है। प्रश्न जो आता है वो यही आता है। प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न आया कि अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है, ऑप्शन में आएगा सोड सकर, हार्डवुड कटिंग, या फिर आपका पेच बडिंग, ऐसे आ जाएगा। तो उसमें क्या करना रहता है, हाँ तो ऐसे ही आता है, ठीक है। अब हार्डवुड कटिंग ऑप्शन में आई नहीं, सीधा है सेमी हार्डवुड कटिंग आई तो करनी, तो ऐसा, वो तो मैंने 12वीं के आधार पे लिखा, बाकी 12वीं किताब में आगे ये चीज दे रखी। तो मिलान करो का प्रश्न अगर आ जाता है वहां से तो देख लेंगे, बाकी तो यही आता है, नहीं आएगा वहां से ये आता है ज्यादा सही। तो लीची और अवोकाडो में किससे होता है, हाँ बोलो एयर लेयरिंग। चीकू में क्या है, गुड, बोलो इनार्चिंग। पपीता में, कागजी नींबू में, फालसे में और मैंगोस्टीन में, केले में, अनार अंगूर अंजीर में, गुड, बेर में, रिंग बडिंग नहीं हो तो आंवला जामुन बिलपत्र में, शाबाश, संतरा माल्टा गुलाब में, टी शील्ड बडिंग, सेब नाशपाती में, टंग ग्राफ्टिंग, अमरूद में बाउंड लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग। और आम के अंदर देखा जाए तो दक्षिण भारत में कौन सी फेमस है, इनार्चिंग। महाराष्ट्र साइड में इपिकोटाइल। इपिकोटाइल की क्या खासियत है, ज्यादा पौधे कम टाइम में तैयार होते हैं क्योंकि इसमें मूल रंध्र की उम्र कम रहती है, 8 से 10 दिन 15 दिन रहती है, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी है, और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को और क्या कहते हैं अपन, इंस्टीट्यूट। ग्लेडियोलस में गणपति और गुलदाउदी के अंदर, क्या बात है। तो ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक सेट कर दिया। अब एक सेकंड के ऑनलाइन में जो भी बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, दो शब्द बोलो, दो शब्द बोलो, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा है उसमें फिर अपने से बोलने से क्या ही होता है, लेकिन याद करना है अपना अपना कर्तव्य कि आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो देश की एक वास्तव में एक अनमोल संपत्ति थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होशियार आदमी जब भी जाता है दुनिया छोड़ के तो दुनिया को बहुत बड़ा लॉस है। तो इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान था, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कई बार यूं कहते हैं ना भाई, जो आदमी कम बोलता है तो उसकी सफलता जवाब देता, तो वो आदमी उसका एक उदाहरण था कि जो खामोश रहते हैं उनकी उनकी सफलता शोर मचाती है, तो वो उनमें से एक। उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आज हम पूरी दुनिया में सबसे टॉप इकोनॉमी है, चौथे पांचवें नंबर का हम बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। तो उसका योगदान, जब 1991 के सुधार हुए थे उस समय जो इम्पोर्टेंट स्टेप, जब ये वित्त मंत्री रहा करते थे
तो उस समय पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे, तो उनका ये योगदान था कि पहले क्या भारत की अर्थव्यवस्था की हालत सही नहीं यूं थी, बिल्कुल बंद। क्या था? जैसे कमरा बंद कर दो, एक बात बताना, कमरा बंद तो करो। जैसे हमने ये कमरा बंद है, वैसे इतनी बंद अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? बंद थी। मतलब हम हमारे है वैसे ठीक है, सरकार ही करती थी सारा काम। लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया उसमें 3 बातें थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण से क्या हुआ कि फिर लिबरल हो गया, स्वतंत्र माहौल हो गया। कोई भी आदमी आता है, मतलब सबका योगदान रहेगा अब अर्थव्यवस्था। पहले सरकार ही करती थी सारे काम। फिर प्राइवेटाइज हुई चीजें। प्राइवेटाइज का मतलब क्या हुआ कि और प्राइवेट लोग भी काम, जैसे रेलवे है या इस तरीके की जो भी, और जैसे रेलवे तो अभी भी चलो गवर्नमेंट के पास, ऐसे कई तरीके की जो कंपनियां थी, तो वो प्राइवेट कोई आदमी नहीं आ सकता था। तो देश की अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, लोगों की रुचि नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया? निजीकरण कर दिया। फिर लोग आए, तो सब जगह पूरे देश में जो है इसका डेवलपमेंट। और वैश्वीकरण कर दिया, गेट को खोल दिया। क्या कर दिया? अब गेट को खोल दिया तो दुनिया भर के जो पैसे वाले लोग थे वो भी भारत में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके पूरे इकोनॉमी के दरवाजे खुले। जैसे गेट बंद रहता है ना, अपने अंदर ही अंदर उमस नहीं होती क्या, तो फिर फीलिंग नहीं आती प्रॉपर। तो पहले फीलिंग नहीं आती थी, तो फीलिंग कब आना स्टार्ट हुई? 1991 में। तो वो जो फीलिंग आई देश में और लेवल जो बढ़ा, और आज हम टॉप है, वो श्रेय जाता देखो मनमोहन सिंह जी को जाता। तो लेवल तो था ही आदमी का, तो इसलिए हम उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे रॉयल की तरफ से। हम उनको हमेशा याद रखेंगे। और ऐसे लोगों का जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मरना सबको है अल्टीमेट। एवरीबडी हैज टू डाई। 92 साल की उम्र होगी, देखो बहुत होती है। अब तो जाना ही रहता, देखो जो आता है उसको जा। और हमारा काम है सम्मान पूर्व उसको विदा करें, जैसा कि क्या है 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। नहीं, हम उनसे सीखे कि भी हम भी ऐसा कुछ करें, हमें कोई याद रहे। अच्छे कामों के लिए करें, नहीं तो बाकी तो करेंगे तुम कि हाँ था तो सही आदमी बदमाश, अब नहीं रहा। नहीं, तो अच्छे काम करें और सीखें उनसे। अब हम एक टॉपिक पढ़ने, इसको बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा रखो खुला, तुम्हारे हवा है। अब लिखो, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खास टॉपिक। गोल्ड लोन कह रहा है, मैंने तो उनका नाम ही आज सुना है। कोई बात नहीं बेटा, आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपने सुनने नहीं सुनने से तो कोई फर्क पड़ने चला भाई। अपन ने नहीं सुना उससे क्या ही फर्क पड़ा। मैंने नहीं सुनी कोई बात, दुनिया की कोई बड़ी बात है मैंने नहीं सुनी। जैसे दुनिया का कोई एलन मस्क अरबपति आदमी है, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी, मैंने सुना ही नहीं, तो उसको क्या फर्क? सही नहीं? जैसे पहले 9 ग्रह होते थे, अब जो प्लूटो ग्रह है उसको ग्रह की परिभाषा से बाहर निकाल दिया। तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, वो तो घूम रहा है, उसको क्या फर्क? सही नहीं? तो हमारे जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जानोगे तो तुम्हें फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर। सही नहीं है? ऐसे इसलिए ज्ञान को बढ़ाओ। तुम्हें नहीं जानते इसका मतलब तुम्हारी हालत बहुत दयनीय है, तुम्हें पता रहना चाहिए था। सही नहीं? कम से कम यूं तो रहे। हाँ, ये आगे बढ़ रहे हैं। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, दैहिक विकार। क्या पढ़ेंगे? बहुत खास टॉपिक है। और दैहिक विकार को कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक मैं कई सालों से अलग ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी महत्ता अलग ही रहती है। देखो, इस टॉपिक से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग प्रश्न हर एग्जाम में यहाँ से आने की पूरी प्रायिकता रहती है। तो ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसको आप लगा लेना, हॉर्टिकल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। जब हम फसलें पढ़ेंगे तो वापस नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो दैहिक विकार अपन एक साथ ही लिख लेते, तो फसलें पढ़ेंगे तब अपने टेंशन नहीं रहेगी। अब दैहिक विकार होते क्या है साथियों? देखो, 2 चीजें हैं। एक तो है रोग। क्या है? रोग को कहते हैं डिजीज। तो ये है तो दोनों ही पौधों में तकलीफ पैदा करते भाई, रोग और दैहिक विकार। ये है 2 चीजें प्लांट के अंदर दिक्कत है दोनों से। रोग भी पौधे में होने वाली विकृति है, दैहिक विकार भी पौधे में होने वाली विकृति है। दे बोथ आर एबनॉर्मलिटी इन प्लांट। असामान्यताएं हैं जो पौधे में होती है। रोग ऐसी असामान्यताएं हैं जो जैविक कारकों से होती। किससे होती हैं? इन दोनों में फर्क लिखे तो जैविक कारक, मतलब ऐसी पौधे में समस्याएं जो जैविक कारकों से होती, यानी कि जो बायोटिक स्ट्रेस वगैरह से होती।
या आप यूं कह सकते हो जो होती है पैथोजेनिक फैक्टर्स, किससे होती है? पैथोजेनिक जितने भी फैक्टर्स, मतलब पौधे के अंदर होने वाली ऐसी असामान्यताएं जो जैविक कारकों के द्वारा होती है। जैविक कारक को कहते हैं बायोटिक फैक्टर या पैथोजेनिक फैक्टर, उसे हम लोग कहते हैं रोग। ऐसी असामान्यताएं पौधे में जो कि अजैविक कारकों से होती है, अजैविक कारकों से होती है, अजैविक कारकों से। अजैविक को कहते हैं अबायोटिक, क्या कहते हैं? अबायोटिक फैक्टर से होती है या नॉन पैथोजेनिक फैक्टर से होती है। नॉन पैथोजेनिक, खाली समझने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा अपने कोई दिमाग इसमें लगाना है नहीं। तो दोनों ही पौधे के अंदर होने वाली गड़बड़, अगर वो गड़बड़ किसी जैविक कारक यथा जीवाणु है, कवक है, वायरस है, निमेटोड है या वायरोइड है, मतलब इस प्रकार के जैविक कारक, कोई कीड़े से भी हो सकती है कोई समस्या, मतलब जैविक कारक से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे? रोग। अगर पौधे में कोई असामान्यता अजैविक कारक यथा किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता है, तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से नमी कम ज्यादा हो रही है, और कोई वातावरणीय कारक उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन वो जैविक नहीं होगा, अजैविक होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? सजीव निर्जीव यूं कह सकते हो आप। तो इनके अंदर तो क्या क्या आते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड, वो सब चीजें इससे। और इसके अंदर है तापमान में उतार चढ़ाव, नमी कम ज्यादा हो गई, ठीक है, पोषक तत्व कम हो गए, अधिक मिल गए, जमीन कठोर है, लवणीय है, अम्लीय, क्षारीय, उन सभी को कहते हैं अबायोटिक स्ट्रेसेस। क्या कहते हैं? अबायोटिक फैक्टर या अबायोटिक स्ट्रेस। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैज्ञानिकों का जो आने वाले टाइम पे प्लान है, जैसे कोई नई किस्म विकसित करनी, जैसे ब्रीडिंग, पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति प्रतिरोधी किस्में विकसित करते हैं। हम ऐसी किस्में विकसित करना चाह रहे हैं जिनमें रोग नहीं लगे, कीट नहीं लगे, जिनके अंदर जो है सूखा सहन करने वाली हो। सूखा है जैविक कारक, सूखा सहन कर ले, लवणीय क्षारीय मृदा को सहन कर ले, तो उन चीजों को हम कहते हैं अबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस। समझ में आ रही कहानी? ज्यादा बता दिया मैंने, जरूरत से ये समझने के लिए था। अब हम एक एक करके देख विकार पढ़ेंगे। सबसे पहले शाबाश, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फ्रूट। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फलों के दैहिक विकार। और फलों में सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फल लिख रहा हूं उसको कहते हैं अंगूर। क्या कहते हैं? तो अंगूर के दैहिक विकार हम सबसे पहले लिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है हैन एंड चिकन। क्या है बेटा? हैन एंड चिकन। हैन एंड चिकन का मतलब है मुर्गी और उसके बच्चे। क्या है? अंगूर के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंगूर के पुष्प क्रम के अंदर क्या होता है कि कई बार कुछ फल बड़े आते हैं, कुछ फल छोटे आते हैं। जैसे कुछ फल तो आगे अंगूर के गुच्छे में बड़े, कुछ आगे छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे। जैसे कि ये जा रही है मुर्गी, क्या जा रही है, और उसके पीछे पीछे सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं तो उसके बच्चे नहीं दौड़ते रहते? कहीं जा रहे हो सड़क, तुम सड़क पे जा रहे हो सुबह सुबह तो बोलते रहते हैं मुर्गी जा रही है, उसके छोटे छोटे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, होता नहीं होता है? तो उसे कहते हैं अपन हैन एंड, कुछ फल बड़े कुछ छोटे, इस तरीके से अबनॉर्मल शेप में। ये होता है बोरोन की कमी से। किससे होता है? तीर का निशान नीचे जा रहा है इसका मतलब कमी, ऊपर जाएगा उसका मतलब अधिकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा देख विकार इसमें है कैलिक्स एंड रोट। क्या है बेटा? कैलिक्स एंड, इस एंड में ई एन डी है बीच में। क्या है? ई एन डी। कैलिक्स एंड रोट क्या है? ऊपर तो ए एन डी था, ये क्या था? यानी मुर्गी और उसके बच्चे। अब है कैलिक्स एंड। कैलिक्स एंड हम बोलते किसको? जैसे आप समझना, जैसे ये है अंडाशय। क्या है? मान लो ये कोई भी एक अंडाशय है, ये मादा भाग है। तो मादा भाग के अंदर ये, जैसे इसको तो अपन थैलेमस मान रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज होते हैं। अंडाशय को उसकी स्थिति के अनुसार कई भागों में बांटते हैं। अंडाशय को फूल के अंदर उसकी स्थिति के अनुसार कई भागों में बांटते हैं। एक भाग अगर जो अंडाशय होता है, वो अंडाशय अगर, ये तो है पुंकेसर, यहीं पे इसके दलपुंज और बाह्य दलपुंज है। क्या है? अंडाशय नीचे है। क्या है? अंडाशय, इसको कहते हैं इंफीरियर ओवरी। क्या कहते हैं? इंफीरियर मतलब नीचे।
अगर ये अंडाशय ऊपर हो और ये गाजे बाजे सब नीचे हो तो उसको कहते हैं सुपीरियर। क्या कहते हैं? सुपर यानी ऊपर। क्या है? अगर अंडाशय ऊपर है इसका मतलब वो सुपर है। तो अगर अंडाशय की स्थिति ऐसी ना हो करके थोड़ा सा उल्टा हो इसका, उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं? जैसे ये मादा भाग है, सेम टू सेम वही कंडीशन है ये, लेकिन इस बार जो आपके दलपुंज बाह्य दलपुंज आ रहे हैं वो इसके आधार भाग से निकल रहे हैं यहां से। समझ रहे हो? ये तो अंडाशय ऊपर है, ऊपर है मतलब सुपर है, और इधर अंडाशय किधर है? इसको तो बोलते हैं इंफीरियर और उसको बोलते हैं सुपीरियर। सुपर मतलब ऊपर। तो वो तुम सुपर ऊपर नहीं कहते क्या वो? कि जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट सबसे सुपर, रॉयल इंस्टीट्यूट है सबसे सुपर, सिलेक्शन उसी का होगा जिसके दोनों हाथ होंगे ऊपर। ताली बजाओ। दो बजानी नहीं, बजानी नहीं, वो तो मैं नहीं कर। तो यूं है कि, तो अब देखना, कैलेक्स का मतलब होता है, कैलेक्स हम कहते हैं किसको है? जो आपका बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज एक जो होता है, ये बाह्य दलपुंज है। क्या है ये? मैं यूं ही समझा रहा हूं, कभी बताया नहीं, पहली बारी बता रहा हूं इतिहास को। ये जो बाह्य दलपुंज एक होता है ना, एक, उसको तो कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? और सारे के सारे मिला के उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स का अंत वाला भाग, कैलिक्स एंड, जहां पे कैलिक्स खत्म, अब यही तो अंगूर बनेगा आगे चल के। तो ये फ्रूट है, ये अंडा से, अंडा से ही तो फल बनता है, तो ये अंगूर बन जाएगा। तो अंगूर का जो आगे वाला भाग होता है वो सड़ जाता है। जैसे ये है अंगूर। क्या है? अब अंगूर में जो है यहाँ पे सड़ने लग जाता है, यहाँ पे जो कैलिक्स लग रहे थे पहले वो सड़ने लगे, इसको कहते हैं कैलिक्स एंड रोट। क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स। वो मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। पहले भी आ रखा सुपरवाइजर, हैन एंड चिकन किसका देख विकार है से आ रखा। इस टॉपिक से जो ज्यादा प्रश्न आएंगे वो यही आएंगे कि कौन सा किसका देख विकार। ठीक है, किससे होता है वो तो सेकंड है, कौन सा किसका है। जैसे हैन एंड चिकन किसका है? तो अंगूर का। कैलिक्स एंड डॉट किसका है? तो तीसरा आपको याद रखना, पिंक बेरी। क्या है? पिंक बेरी का मतलब पिंक कलर यानी गुलाबी कलर का हो जाता है। क्या? अंगूर गुलाबी रंग, जहां धूप ज्यादा आती है उसकी वजह से। तो ये होता है अधिक तापमान के कारण। किसके कारण? अधिक तापमान से ऐसा होता है। एक और याद रखना लास्ट, शॉर्ट बेरी। क्या है? शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी का अंदर आपने कई बार देख रखा है कि अंगूर का जो पुष्प क्रम होता है, मतलब अंगूर का जो गुच्छा होता है, उसमें कुछ फल छोटे रह जाते हैं, कुछ खट्टे रह जाते हैं, कड़वे रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब वाले, उसको शॉर्ट बेरी कहते हैं। तो शॉर्ट बेरी जो होता है उसके आगे एक दो पॉइंट अपने को लिखना है कि इसमें बेस्वाद फल रह जाते हैं। कैसे रहते हैं? टेस्टलेस। अपरिपक्व फल रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? अपरिपक्व या कठोर हो जाते हैं फल, कठोर, कठोर फल। तो इसके प्रबंधन के लिए आपके 12वीं किताब में एक चीज दे रखी है कि इसका मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको लगभग 25 ppm इथेफोन का छिड़काव करना है। किसका करना है? 25 ppm इथेफोन का। किसका बेटा? इथेफोन का छिड़काव से ये ठीक रहता है। एक बार ये लिखेंगे, फिर दूसरा अंगूर टॉपिक डाल दो, टॉपिक डाल दो, देख विकार। परिभाषा चाहो तो लिखा दूंगा, टेंशन मत, लिख लो, परिभाषा भी लिख लो। इसमें लिखो देहिक विकार लिख दो, फिर देहिक विकार के आगे लाइन लिख लो। देहिक विकार के आगे मतलब मोटा टॉपिक देहिक विकार डाल दो, फिर रोग और इन दोनों में एक एक लाइन लिखा दे। देहिक विकार में लिखो अजैविक कारकों से, अजैविक कारकों से, मतलब अजैविक लिखा उसके पहले लिख देना पौधे में, पौधे में, कोई बात नहीं हो तो वो पौधे लिख देना, पौधे में अजैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं को दैहिक विकार कहते हैं। पौधे में अजैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं या विकृतियों को, असामान्यता ही लिख लेना लेकिन बात है मतलब, असामान्यताओं को दैहिक विकार कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, पौधे में
अजैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं या विकृतियों को देह विकार कहते हैं। ठीक है, अजैविक कारक को आप नॉन पैथोजेनिक कह दो चाहे अबायोटिक कह दो, बात एक। रोग में जस्ट इसका उल्टा लिखो आगे। रोग में लिखो पौधे में जैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं को रोग कहते हैं। जैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं को रोग कहते हैं। पौधे में जैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं या विकृतियों को रोग कहते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश, गुड। पौधे में जैविक कारकों से होने वाली असामान्यताओं या विकृतियों को रोग कहते हैं। सही नहीं? ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए लिखा है, खाली समझने के पर्पज से लिखा। अब आप लिखोगे पहले नंबर पे फल, और फलों में पहला लिखो अंगूर। अब हम फल का पढ़ेंगे पहले, फिर सब्जियों का पढ़ेंगे। शाबाश। सबसे पहले लिखो फल, और फलों में पहला फल है अंगूर। अंगूर में लिखने हैं 4: हैन एंड चिकन, कैलेक्स एंड रोड, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। आगे कारण लिखे मैंने, अधिक तापमान के कारण। शॉर्ट बेरी, शॉर्ट बेरी का कोई एक कारण है नहीं, इसलिए लिखा नहीं है आगे। शॉर्ट बेरी के आगे मैं बोलूंगा, वैसे लिख लेना आप लोग, उधर लिखा हुआ आगे। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। स्वामी ममता नमस्ते, राधे राधे। राधे होता, राधे राधे, राधे राधे नहीं होता, राधे राधे। शॉर्ट बेरी का कोई शॉर्ट नहीं, शॉर्ट है, SHOT, शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी नहीं, शॉर्ट, SHOT, शॉर्ट बेरी। तो हैन एंड चिकन, कैलेक्स एंड रोड एंड शॉर्ट बेरी, गुड। सर आज सारी क्लास आप ले लो। ठीक है बेटा, मैं ले लेता हूँ। फिर उधर कौन जाएगा, बाद में क्लास है उसमें, PG में, WO में। डन गाइस? तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? शॉर्ट बेरी में आगे लिखना है। शॉर्ट बेरी का मतलब क्या बेटा? ओके गाइस, अब लिखो इसमें बेस्वाद, अपरिपक्व एंड, हाँ शॉर्ट बेरी में लिखना है, शॉर्ट बेरी में लिखना है। सुपरवाइजर में भी क्रैश कोर्स होता है क्या? सुपरवाइजर में हम बिल्कुल क्रैश कोर्स होगा यहाँ। अच्छा, बेस्वाद, अपरिपक्व, कठोर फल। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? कैमरे को नीचे करो या इसको नीचे करो? अब ठीक है। हाँ, प्रबंधन है शॉर्ट बेरी का ही प्रबंधन। शॉर्ट बेरी की समस्या से निजात पाने के लिए हम पहले से कर देते हैं। जैसे अंगूर लग रहे हैं उस समय हम छिड़काव करते रहते हैं, तो दिक्कत आती नहीं है वैसे। तो इथेफोन या जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव खूब करते हैं। अंगूर में कोई पूछे फलों का आकार बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिक एसिड। अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, पढ़ेंगे ये बाद में। तो क्या हमने कुछ पढ़ा साथी? अगली क्रॉप लिखो, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट्स। खाली क्रॉप का नाम लिख लो, दूसरा लिखो इसमें। पहला तो अंगूर हो गया, दूसरा लिख लेना आम। अब लिख लो बेटा आम। आम को कहते हैं मैंगो। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। देखो अपने यहाँ भारत में ऐसा होता है कि भाई अपने यहाँ प्रधानमंत्री कोई कितनी बार रहे उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। ऐसे अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, जैसे अमेरिका के अंदर सर्वे सर्व राष्ट्रपति होता है,
अपने यहाँ सारा काम किसके हाथ में रहता है? अपने यहाँ प्रधानमंत्री सर्वे सर्व होता है। तो वहां पे तो क्या है, 4 साल का कार्यकाल रहता है, 4 साल में बदले। अपने यहाँ 5 साल। और वहां पे क्या है कि 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता कोई आदमी। अमेरिका में नियम है, कोई भी राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रहता है? कितने ही होशियार है लोग चाह रहे तो भी 2 बार, कानून ही ऐसा, संविधान ऐसा। अपने यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। तो अपने यहाँ 2 बार कौन रहते? मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से तो अपनी है, तो चलता रहता है सिस्टम। जो हमने ये चीजें आज पढ़ी है, कल में ये व्यवसायिक विधियां पढ़ के आना, सब ये वाला पढ़ के आना, पूरा मैटर, ठीक है।